नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हाल ही में मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं। पिछले 2 चरणों की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी निराशाजनक था, लेकिन तीसरे चरण में भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। कुल 9 सीटों पर 66.50% मतदान हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो विदिशा लोकसभा सीट पर 74% मतदान हुआ, तो वहीं राजगढ़ संसदीय सीट पर 76% तक मतदान का आंकड़ा पहुंचा। अब सवाल ये कि दोनों ही लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं। विदिशा और राजगढ़ दोनों ही संसदीय सीटों पर हुई बंपर वोटिंग आखिर क्या संदेश दे रही है, आज इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विदिशा लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा था। पहले भी वो 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दुश्मन होता है, न दोस्त, न कोई स्थायी पद होता है। आखिर संगठन के आगे शिवराज सिंह चौहान को झुकना पड़ा और विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए। जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। शिवराज सिंह चौहान की रायसेन में हुई नामांकन सभा में आई जनता से उन्होंने एक रिश्ता भी जताया और कहा कि वो भले ही दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच रहेंगे। भारी धूप के बीच शिवराज को सुनने पहुंची जनता भी उनसे कनेक्ट कर रही थी। ये अपना परिवार है, लोग थोड़ी है। मामा का परिवार है, भाई हूँ और भांजा भांजी हूँ। ये तो आपस का रिश्ता है। जनता मेरे लिए, मैं जनता के लिए, हम एक में एक है सर। विकसित भारत बनाने के लिए विकसित विदिशा रायसेन। इस बार विदिशा लोकसभा सीट पर 74% से ज्यादा वोटिंग हुई। शायद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की ताकत को ये परिभाषित करे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए राजगढ़ लोकसभा सीट की, तो वहां से भी इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं। यहाँ इस बार बम्पर वोटिंग 76% से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गयी। आखिर इस बम्पर वोटिंग का संदेश क्या है? दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जनता के बीच उनका इमोशनल कार्ड भी माना जा रहा है। बीजेपी के पूरे देश के नेता वहां पर गए थे और दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो एक इमोशनल अपील की, जो भावनात्मक दिशा में चुनाव को मोड़ा, उसकी वजह से उनको बहुत व्यापक समर्थन इस चुनाव में मिला है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है। 10 साल मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राजगढ़ की जनता को बहुत मदद की, हर तरह की सहायता मिली, वहां का विकास हुआ। और जब उन्होंने कहा कि अंतिम चुनाव है, आप लोग मेरी मदद करो, तो लोगों ने बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ के उनकी मदद की है। और जो ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है वोट का, ये इसलिए बढ़ा है कि दोनों पार्टियों ने जम के चुनाव लड़ा है, मेहनत की है। अब जबकि दोनों ही सीटों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तो राजनीतिक गलियारों में यहाँ हुई बम्पर वोटिंग के पीछे छुपे संदेशों की भी चर्चा खूब है। दोनों नेताओं के अपने अस्तित्व और ताकत को जताने का ये बड़ा अवसर है, लेकिन फिलहाल तो कयास ही लगाए जा सकते हैं। 4 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी। भोपाल से कैमरामैन सुशील यादव, सतीश गुप्ता के साथ प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में मंजरी जैन जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी पार्टी का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मंजरी जी, जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है राजगढ़ और विदिशा में, ये ट्रेंड बीजेपी के लिए कितना पॉजिटिव मानकर आप चल रही है? वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो बहुत ज्यादा फायदा जी। दिशा से भाजपा का गढ़ रखा है और संघ की प्रस्तुति भी देखते भी देखते हैं तो संघ और बीजेपी का दोनों का आस्था है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पसंद करते, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पसंद करते। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उन काम को पसंद करते, मोदी जी की गारंटी को पसंद करते हैं। मोदी जी जो कहते
है वो उसी का वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की उत्साह में था और वोटर भी उत्साह में था भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मैं समझती हूँ जितना भी ये वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बढ़ा है। वैसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो जन के प्रिय नेता है और विदिशा से तो वो उनकी जो कर्मभूमि रही है उसकी शुरुआत ही नहीं, तो पूरा उनका क्षेत्र है और एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता से और जनता से तक खुद व्यक्तिगत संपर्क है। तो निश्चित तौर पर उसका फायदा विदिशा संसदीय क्षेत्र को मिला है और इसी कारण से 2% की बढ़ा। रही बात राजगढ़ का, मैंने बताया कि वहाँ है ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है राजगढ़ की, और क्षेत्र अगर हम अन्य चीजों की बात करते हैं तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। अगर वहाँ थोड़ी कम हुई तो उसका कारण ये रहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठना भी और कांग्रेस का जो वोटर था खर्च बाहर नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस के प्रति अब उनके वोटरों में और कार्यकर्ताओं में दोनों में निराशा है। चलिए, तो कांग्रेस के प्रति वोटर्स और कार्यकर्ताओं में निराशा है, ये बीजेपी का कहना है। डॉक्टर राम पंडित जी क्या मानते हैं, किस वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है? बीजेपी तो अपने फेवर में बता रही है, बीजेपी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता निकले, पक्ष में वोट पड़े, इस वजह से ये आंकड़े सामने हैं। जी निराशा है। 65,000 बूथ हैं मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर बूथ पर हमारा 10 कार्यकर्ता रहेगा, मतलब 6.5 लाख लोग रहेंगे। मोदी जी, मोहन यादव जी, जितने भी बड़े नेता हैं, सबने कहा था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाया जाएगा। हर बूथ पर 6.5 लाख कार्यकर्ता, इतनी मेहनत करना 99% से भी ज्यादा होना चाहिए था। तो इससे एक बात तो होती है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम बोलते हैं कि झूठ बोलती है, मतलब इन्होंने 65,000 पर अपने कार्यकर्ता नहीं, इन्होंने 370 वोट के लिए कोई काम नहीं किया। अब आ जाते हैं कि वोट प्रतिशत कम हुआ, ज्यादा हुआ। यदि हम देश की बात करें तो केवल इस आधार पर हम डिसाइड करें कि वोट प्रतिशत बढ़ा तो भाजपा को फायदा होगा, तो जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें 60% सीटों पर वोट प्रतिशत कम हुआ है, 40% सीटों पर वोट बढ़ा है। तो इससे तो ये हो गया कि 60% सीटें भाजपा की कम हो रही हैं और 40% बढ़ रही हैं। इसका मतलब तो भाजपा हार ही रही है। 200-400 की तो बात छोड़िए, 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। जैसे हम यूपी की बात करें, यूपी में तो योगी जी भी है, मोदी जी भी है, पता नहीं कौन कौन है, और यूपी का केवल 55% रहा है। गुजरात को तो मॉडल बोलते हैं, गुजरात में केवल 55% रहा है। बिहार केवल 56% रहा है। और हम मध्य प्रदेश में भी यदि हम भिंड की बात करें तो केवल 51% रहा है। तो यदि हम ओवरऑल ये बात कर लें कि मतदान बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और मतदान कम होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां भी मतदान होता है, हर मोहल्ले का अपना हिसाब किताब होता है, हर घर का अपना हिसाब किताब होता है, हर गांव का होता है, हर शहर का होता है। कहीं भाजपा का वोटर ज्यादा होता है, कहीं कांग्रेस का वोटर ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, जहां भाजपा का वोटर माना जाता है, अमीर लोगों को भाजपा का वोटर माना जाता है, वहां का वोट प्रतिशत तो बहुत कम है। और जहां गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वहां का वोट प्रतिशत बड़ा है, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय ही सबसे ज्यादा महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। और जो अभी बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो ये सारी बातें भी जो प्रभाव डाल रही हैं, वो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे? और हर वर्ग की बात करें तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान ना हो। बिल्कुल, हर वर्ग परेशान है और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मायने रखते हैं। राजेंद्र जी, जब कम वोट पड़ता है तो अक्सर ये जिक्र किया जाता है कि मतदाताओं में निराशा है, उदासीनता है, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन राजगढ़ और विदिशा में जो आंकड़े सामने आए हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है, किस वजह से इस बार यहां पर ये इतना अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है? मध्य प्रदेश
जी, मान लिया गया था यहाँ के कुछ नेताओं ने कि शिवराज जी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा के चुनाव में उनको अधिक मतों से नहीं, सबसे ज्यादा मतों से जीतने नहीं दिया जाएगा। और शिवराज जी अपने आप में ये कहकर गए थे कि मैं सबसे अधिक मतों से जीतने वाला उम्मीदवार रहूंगा। आपको याद है कि अगर खजुराहो सीट पर देखेंगे तो बी डी शर्मा साहब ने, उनके कैंडिडेट ने अपना पर्चा ही नहीं भरा। इंदौर में कैलाश जी ने दम लगाकर बम को वापस ले लिया, दम निकाल, बम का जब दम खुला और उसके बाद में शिवराज जी बचते हैं और एक जगह पे, दूसरे जगह पे बी डी शर्मा जी बचते हैं। तो बी डी शर्मा और शिवराज जी के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीतता है। शिवराज जी ने भी अपने मन को ठान लिया इस बात को कि मैं ही अधिक मतों से जीतूंगा। और ऐसा लगता है कि शिवराज जी ने जिस तरीके से विदिशा की जनता को प्यार दिया है, दुलार किया है, और वहां उन्होंने अपना परिवार, और उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ का मामा हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और जिस तरीके से लगे हुए थे, तो इससे लगता है कि वहां तो शिवराज जी को फायदा होगा। जहां तक सवाल राजगढ़ का, और राजगढ़ में जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से अमित शाह ने जो है वो कहीं न कहीं के मैदान में जाके खलल पैदा करने की कोशिश की है और कहा है कि ये तो किस तरीके के डायलॉग्स दिए गए हैं वो आपको पता है, यहाँ बताना भी ठीक नहीं है। पर ये है कि इससे राजगढ़ में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बीजेपी के फेवर में भी जा सकता है या कांग्रेस के फेवर में जा सकता है, अभी कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज पूरा बीजेपी को जा रहा है, ऐसा नहीं। राजा ने और राजा के बेटे ने और जिस तरीके से काम किया है, पब्लिक को प्यार दिया है, पब्लिक वही सिमिलरली उस तरीके की बातें और भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़कर उन्होंने वहां की जनता को ये बताया है कि मेरी अंतिम पारी है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, आखिरी बार आया हूँ तुमसे वोट मांगने के लिए। उसको कहीं न कहीं देखते हुए, क्योंकि राजगढ़ जिले की जनता को देखते हुए ऐसा, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में 10 साल रहे हैं तो राजगढ़ किसी तरीके से हर घर को कहीं न कहीं मोबिलाइज किया है। अब एक भाजपा का जो वोट बैंक बन चुका है उसको तो डैमेज करना मुश्किल होता है, परंतु कुछ निष्पक्षता की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि राजगढ़ का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला हो सकता है। मंजरी जी क्या मानती है कि राजगढ़ का जो रिजल्ट होगा चौंकाने वाला हो सकता है? जो इमोशनल अपील हुई थी कांग्रेस की तरफ से उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? हाँ, मैं समझती हूँ कि देखिए दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश को विनाश की ओर धकेल दिया था, कैसे किसान परेशान था। 24 कभी कभी तो 200 दिन की लाइट की कटौती होती थी, तो किसान बहुत परेशान था। रोडों की हालत की हम सबने देखी कि गाड़ियों से चलना बहुत दूर की बात हो रही थी कि हम 50 मीटर भी गाड़ियों से बाहर करने का सोचते नहीं थे, चले जाए तो ज्यादा बेटर है। तो मैं समझती कि वो समय जो है जनता ने देखा है कि किस तरह उस प्रदेश के अंदर विनाश हुआ, किस तरह जनता का शोषण हुआ, अराजकता का माहौल था। तो मैं समझती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को उनका बिल्कुल फायदा मिलने वाला नहीं है। और राजगढ़ दावे के साथ कहती हूँ और आपके चैनल पर कह रही हूँ कि राजगढ़ हम भारी मत से जीत रहे हैं, विदिशा तो खैर जीत रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से, और इसके अलावा भी जितनी 9 सीटों पर अभी जो चुनाव हुआ है और उससे पहले भी, तो मैं समझती हूँ कि हम मध्य प्रदेश में जो हमारा लक्ष्य था कि हम 29 सीटें जीते, निश्चित तौर पर हम 29 सीटें जीत रहे हैं। और जीत इसलिए रहे क्योंकि हम विकास और गरीब कल्याण की बात करते हैं। तो हमने सिर्फ बात नहीं की, हमने करके दिखाया। लोगों तक यदि हमने योजना बनाई, इम्प्लीमेंट की है, वहां तक पहुंचाया है, लोगों ने उससे लाभ किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे उज्ज्वला हो, शौचालय हो, अन्य गरीब अन्य का हो, किसी भी तरीके से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेली 40 किलोमीटर देश के अंदर रोडें बन रही है, 8 लेन रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं बड़े बड़े, ट्रेनें बन रही है बड़ी बड़ी। तो ये गति से काम हो रहा है। 10 साल से यदि हम काम देखते हैं, यदि तुलना करते हैं तो 50-55 साल की कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क आता है। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी, 10 सालों की तुलना कांग्रेस के 55-50 सालों से की जा रही है और इसी पर आश्वस्त है बीजेपी की इस बार दोनों सीटें तो निकालेंगे लेकिन दूसरी सीटों पर भी विजयी होगी बीजेपी।
जी, मोदी सरकार की रिपोर्ट आई थी गडकरी जी के मंत्रालय से कि गडकरी जी जो रोड बना रहे हैं, जिस रोड पर 18 करोड़ का खर्चा आना चाहिए था, उस रोड पर 250 करोड़ का खर्चा आ रहा है। ये मोदी सरकार की रिपोर्ट है गडकरी जी के विरोध में। गडकरी जी का ये मंत्रालय है, तो 18 करोड़ की रोड 250 करोड़ रुपए में बनाई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि रोड में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। रोड पर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जितना खर्चा डीजल में आता है, उतना ही खर्चा आपका टोल टैक्स में आ जाता है। तो ये तो हो गया इनका विकास कार्य, और बाकी तो 50 बातें हैं जो इन्होंने विकास के बारे में कही थी। हर गांव को गोद लिया है, उसका विकास करेंगे। एक गांव का ये विकास नहीं कर सके। इनके सांसद ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने किस गांव का विकास किया। 10 साल हो गए स्मार्ट सिटी पर काम होते होते। 10 साल में ये स्मार्ट सिटी एक शहर को स्मार्ट नहीं बना पाए। तो ये तो हो गया इनका विकास वाला मामला। अब आ जाते हैं हम दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। शिवराज सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के विरोध में चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। तो जब शिवराज सिंह जी राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। विदिशा सीट एक ऐसी है कि वहां तो दिल्ली से सुषमा स्वराज आती थी, वो चुनाव जीत जाती थी। तो कम से कम शिवराज जी को कोई ऐसी सीट तो देखनी चाहिए थी जहां से थोड़ा सा फाइट होती। अब विदिशा पर तो सुषमा स्वराज भी जीत गई थी, लेकिन वहां हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रताप भानु शर्मा, हमारी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। खजुराहो सीट के बारे में तो आप जानते ही है कि वहां के लोगों को तो एक तरह से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। इंदौर सीट की हम बात करें तो इंदौर की 27 लाख जनता का अपमान कर दिया गया। 27 लाख लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। अब हम आ जाते हैं राजगढ़ पर कि राजगढ़ की जनता क्या चाहती है। तो दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ में जी डॉक्टर रामपाणी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मंजरी जी जवाब दें, कुछ जगहों पर वोटिंग का अधिकार ही बीजेपी ने छीन लिया, तो क्या इसकी नाराजगी बाकी सीटों पर भी दिखेगी? देखिए जी, अमित जी आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाई प्लीज। जैसे कि डॉक्टर रामपाणी जी कह रहे हैं मंजरी जी की कुछ सीटों पर वोटिंग का अधिकार ही बीजेपी ने पूरी तरह से मतदाताओं से छीन लिया, तो कि इसकी जो नाराजगी है बाकी सीटों पर भी देखने को मिलेगी? देखिए कांग्रेस की तो वो हालत है कि अब इनको नोटा के लिए वोट देने पड़ रहे हैं, इनको एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए निर्दलीय को ये समर्थन नहीं दे पा रहे, तो इनकी तो वो हालत हो गई है। तो अब ये कांग्रेस जो है आप सबसे निचले पायदान पर है। कांग्रेस जो है वो पतन की ओर है, पतन इसके आगे से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के जो नेता हैं जो आज अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, स्वयं पित्रोदा को देख लीजिए, और आज ही उन्होंने देश पे किस तरीके की अराजकता जैसी बातें की हैं, नस्लों में नस्ल देश की बात करते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेस चलेगी, लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत के बोल रहे हैं तो स्वयं पित्रोदा के रूप में आज नजर आते हैं। तो 3 पीढ़ियों से संस्कार बने हुए और ये खंडन भी नहीं करते हैं। जी आज मैं समझती हूँ कि जिस तरह से देश विरोधी जो बातें देश के अंदर हो रही है कि कांग्रेस अब जनता नहीं चाहिए कि कांग्रेस किस तरह धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी बातें करती है। अब ये कहते हैं कि हम 370 कर लाएंगे, हम संविधान में संशोधन से राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, जिस पर शाह का फैसला करता था। तो ये इस तरीके से इनकी जो बातें जनता देख रही है, जनता की भावनाओं के साथ, इस देश की आस्था, इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश की संप्रभुता के साथ हम कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। और मैं समझती हूँ जनता इसके को जवाब देगी। और अमित जी हम 100 या ज्यादा % के वोट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये बात आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो हमने लक्ष्य कहा है, उस लक्ष्य से हम आगे निकलेंगे, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारा जो नारा है जात के पास जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता हमें शख्स की बात दे रही है। और चलिए, तो 400 पार जाने का नारा लगातार बीजेपी दे रही है, लेकिन राजेंद्र आगल जी क्या मानते हैं राजगढ़ और विदिशा पर, जैसे कि आज हमारी चर्चा केंद्रित है,
राजगढ़ पर बात कर ली हमने कि टफ फाइट है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या लगता है विदिशा में पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को वॉकओवर मिल जाएगा? प्रताप भानु शर्मा जी जो कि 33 सालों बाद उनके सामने हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह की सक्रियता दिखनी चाहिए थी मैदान में वो नजर नहीं आ रही है। जिससे कि शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाएं कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, एक रिश्ता उन्होंने बनाया यहाँ की जनता से। तो क्या पूरी तरह से माना जाए कि मुकाबला विदिशा में एक तरफा है? बिल्कुल ठीक जी, विदिशा में बिल्कुल तरफा मुकाबला है। वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, ये बात सही है। और राजगढ़ जो है मेरी दृष्टि से बहुत टफ फाइट है जी। और तीसरा एक आपने ये कहा कि इस बार 400 पार जो बीजेपी नारा दे रही है, अगर 400 पार वाला बीजेपी का अगर नारा सही है और मोदी जी की गारंटी और सारी चीजों को अगर लोग समझते जी और सब भावनात्मक तरीके से मोदी जी के साथ होते, भगवान राम जी का मंदिर भी बन गया है, कोई समस्या नहीं रही है किसी तरीके की, अगर इन सब चीजों को देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर उस हिसाब से मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी का अगर नारे को भी वापस दोबारा दोहराएंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो 100% वोट होना चाहिए था। अभी आपको याद है 3-4 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों ने बढ़ चढ़ के किस तरीके से वोटिंग किया था। तो वो सिर्फ एक लाडली लक्ष्मी का जादू था। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का जादू चला है तो क्या इसको ये माना जाए कि राज्य सरकारें ज्यादा अच्छा काम करती है केंद्र सरकार की अपेक्षा? तो मुद्दे वही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, परंतु जन जन तक पहुंचाने वाली जो बात होती है उसका फायदा, उसका क्या नुकसान है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है, ये देखने की बात होती है। अगर ऐसे ही सब कुछ है तो 100% वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, अगर 100% मोदी की गारंटी की बात करें तो फिर वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहा है? एक सवाल ये भी है। ये तो जो राजगढ़ और विदिशा का है ये तो कैंडिडेट ने दमखम पर वोट परसेंटेज को बढ़ाया है, क्योंकि बाकी जगह पे आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, भीड़ में सबसे कम हुआ है जो काम किया है वो इस तरीके से काम किया। कांग्रेस ने नो डाउट इस समय कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे लोगों के सामने रखे थे, जिससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल, लेकिन किसका फायदा हुआ है इस वोट परसेंटेज के बढ़ने से और किसका नुकसान, ये 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता देंगे। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।